ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान सागर ग्रंथमाला ग्रंथ क्रमांक 94 जीवन विकास के सूत्र। लेखिका इंदुमती कादरे जी। पृष्ठ संख्या 48 अध्याय 4 ताड़न छम किशोरा अवस्था। 13 से 15 वर्ष किशोर अवस्था है। यह एक ऐसा संक्रमण काल है जब किशोर को तथा उसके आसपास के बड़े को निश्चय नहीं होता कि कब किशोर बड़ा माने या और कब छोटा। इस अनिश्चित में स्थिति में माता पिता को विशेष रूप से सावधान और सिद्ध रहने की आवश्यकता है। यह ऐसी अवस्था है जब किशोरी में स्त्री तत्व और किशोर में पुरुष तत्व के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व विषयक शिक्षा का प्रबंध माता पिता करें, यह बहुत आवश्यक है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से श्रम, व्यायाम, संयम, सदाचार, आज्ञा पालन आदि की दृष्टि से कड़ाई अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा पालन के साथ साथ दायित्वबोध और विचार करने की क्षमता का विकास हो सके, ऐसे अवसर उसे प्राप्त होने चाहिए। यह ग्रंथ प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में होने चाहिए। पहला है किशोर छोटे होते हैं या बड़े। उसमें क्या है, पहला, आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बालक अब किशोर अवस्था में पादार्पण करते हैं और उन्हें तथा आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें छोटा माने या बड़ा। जब किशोर अपने आप को छोटा मानकर किसी बात पर जिद करता है तो हम उन्हें डांटते और कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, और जब वो बड़ा मानकर खुद को हमें किसी बात पर अपना अभिप्राय देते हैं तो कहा जाता है कि तुम अभी छोटे हो, बीच में नाक ना घुसाओ। अगला, प्रारंभिक किशोर अवस्था में किशोर को कभी कभी बालकों के साथ खेलने का तो कभी तरुणों के साथ बात करने का मन करता है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि वे अपने आप को छोटा माने या बड़ा। इसका कारण यह है कि अब शरीर में परिवर्तन होना आरंभ हो गया है। बालकों में पुरुष तत्व और बालिकाओं में स्त्री तत्व लक्षण प्रकट होने लगे हैं, परंतु वे अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, इसलिए उनकी स्थिति असमंजस की हो जाती है। जैसा शरीर का वैसा ही मन का। धीरे धीरे मन में काम जागृत होने लगता है, परंतु उसका पता किसी को नहीं चलता। इस नई अनुभूति के कारण वे थोड़ा अस्वाभाविक व्यवहार करने लगते हैं। दोनों के जनन अवयव विकसित होने लगते हैं और उसकी भी अनुभूति उन्हें अस्वस्थ बनाती है। इससे प्रेरित होकर वे कभी छोटे जैसा तो कभी बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा है काम जागृति। किशोर अवस्था संक्रमण काल है। बालक और बालिका युवक और युवती होने की ओर गति कर रहे हैं। तब वे दहलीज पर खड़े होने के अनुभव कर रहे होते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बालकों को खेल आकर्षित करते हैं और आगे देखते हैं तो यौवन का रोमांचक विस्तार दिखाई देता है। बहुत शीघ्र वे उस सागर में छलांग लगा देते हैं और गोते लगाने लगते हैं। बालिका 13 वर्ष की होती है और उसे सामने दिखाई देने वाला हर पुरुष में अपना पति दिखाई देता है। बालक 13 वर्ष का होता है तो उसमें बालिकाओं को आकर्षित करने की वृत्ति दिखाई देती है। बालिकाओं का हर व्यवहार इस दृष्टि से होता है, प्रथम यह आकर्षण अज्ञात होता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ वह ज्ञात स्तर पर आने लगता है। किशोरी रसवला होती है और किशोर के दाढ़ी मूछें उगने लगती हैं। विशेष रूप से किशोरों को कंठ फूटने लगता है। किशोरियों का आईने के सामने देर तक खड़े रहना शुरू होता है। कोई अपने को सुंदर कहे, ऐसी चाह निर्माण होती है। लज्जा का भाव भी जागृत होता है। सुज्ञ माता पिता ये सब देखते हैं, समझते हैं, आपस में चर्चा करते हुए हंसते भी हैं और उनकी रक्षा करने हेतु प्रवृत्त भी होते हैं, क्योंकि ये फिसलने का समय है। तीसरा, फिसलने काल में रक्षा। स्त्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण सृष्टि का चिर युवा रखने के लिए बहुत उपयोगी है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैथुन आवश्यक है। उसमें यदि रस नहीं है, आकर्षण नहीं है, आनंद नहीं है तो सृष्टि का सर्जन एक यांत्रिक गतिविधि हो जाती है। आकर्षण इन सब का मूल है, इसलिए वह वांछनीय है। वह जितना वांछनीय है, जितना सहज है, जितना बलवान है, उतना ही उसे नियम और संयम के दायरे में रखना आवश्यक है। इसलिए इस अवस्था में माता पिता का दायित्व बहुत सावधानी से निभाना होता है। सावधानी इसलिए कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों में विद्रोह की वृत्ति भी बलवान हो उठती है। बड़ों का कहना नहीं मानने की वृत्ति भी जागृत होती है। ये न हो, इस प्रकार के नियम संयम में उन्हें बांधना बड़ी कुशलता का काम है। माता पिता को ऐसी कुशलता अर्जित करनी चाहिए। ऐसे समय किशोर किशोरियों के लिए सह शिक्षा नहीं होना बहुत उपकारक व्यवस्था हो सकती है। शिक्षा
शास्त्रियों और अभिभावकों को इसका विचार करना चाहिए। मतलब को एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए इस समय, और ये भारतीय दृष्टि से गलत है। किशोर किशोरियों को माता पिता और शिक्षकों का निकट सहवास प्राप्त हो, ये बहुत आवश्यक है। अधिकांश होता उल्टा है, बड़े हुए मानकर उन्हें अकेले छोड़ने की व्यवस्था होती है। वे अकेले रहना चाहते हैं, परंतु वास्तव में युक्तिपूर्वक साथ रहने की अधिक आवश्यकता होती है। चौथा है नियमन और नियंत्रण। इस अवस्था में नियमन और नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उतना ही ये विषय कठिन भी होता है, क्योंकि वे इसे नहीं चाहते और स्पष्ट मना करने की भूमिका में भी होते हैं। उन्हें बाहर अकेले घूमने की छूट भी मिलती है। इस स्थिति में सावधानी रखना आवश्यक है। बाल अवस्था में संयम का आभास यदि पक्का हुआ है तो वे बहुत सहायक होता है। अब आचरण के नियमों को कायदे से पक्के बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्यास्त में पूर्व घर वापस आना, बिना बताए कुछ नहीं करना, बातों को नहीं छुपाना या नहीं घूमना आदि। यह कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। पुत्री की सभी सखियों का परिचय माता को और पुत्र के सभी मित्रों का परिचय पिता को होना ही चाहिए। माता पिता को उनके साथ बात करनी चाहिए, उन्हें घर बुलाना चाहिए और इन सब के माता पिता को परस्पर मित्र बनाकर एक पारिवारिक वातावरण बनाना चाहिए। किशोर किशोरियों की कोई भी बात कभी छुपी रह ना सके, इसकी व्यवस्था सहज निर्माण करनी चाहिए। माता पिता को डांटने का अधिकार अभी छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इसे डांटने में ताने अथवा उत्तेजना या क्रोध नहीं होना चाहिए। सीधा स्पष्ट निश्चित शांत आदेश ही होना चाहिए। इसमें इस आदेश की अवज्ञा करने का विचार भी उनके मन में आ ना सके। आदेश अथवा मनाही मानने के लिए ही होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। पांचवा, विचार शक्ति का विकास। बाल अवस्था में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन का भावना पक्ष प्रदान होता है, सक्रिय होता है। अतः विकास की योजना क्रिया आधारित, अनुभव आधारित और प्रेरणा आधारित करनी होती है। कृति और उपदेश मुख्य बातें होती हैं, परंतु किशोर अवस्था में मन का विचार पक्ष सक्रिय होता है, बुद्धि का निरीक्षण और परीक्षण पक्ष सक्रिय होता है। इसके अनुसार विकास की पद्धति और योजना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। किशोर निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन भी करते हैं और अपना अभिप्राय भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए किशोर आयु के छात्र अपने शिक्षकों के मज़ेदार नामकरण करते हैं, यह सबका अनुभव है। बालक ऐसा नहीं करते और युवा छात्रों को ऐसा करने में विशेष रुचि नहीं होती। विचार करना क्या होता है, किसी भी सुनी हुई, देखी हुई, की गई बातों को पुनः पुनः स्मरण में लाना, उनके अंतर बाह्य पहलुओं पर ध्यान देना, उन्हें समझने का प्रयास करना, उसके परिणाम और प्रभाव की कल्पना करना और उसके प्रकाश में वह ठीक था कि नहीं ऐसा अभिप्राय बनाना, ये कार्य कारण भाव जानने जितना तर्कपूर्ण यह शास्त्रीय नहीं है, परंतु शारीरिक इंद्रियों के अनुभव पर आधारित मन की इंद्रियों से अनुभव करना है, जिसमें स्मरण कल्पना चिंतन आदि का समावेश होता है। किशोरियों में यह प्रवृत्ति सहज होती है। अब बड़ों को उसे उचित दिशा देने की आवश्यकता है। छठा, विचार करना सिखाना। हमारी जो भी क्रियाएं और व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें संदर्भ होते हैं, वे व्यापक स्थितियों के साथ मेल खाने वाले होते हैं। इसका निरीक्षण करना सीखना चाहिए। जैसे कि आसपास नीम के वृक्ष होते हैं, हवा शुद्ध रहती है और वातावरण में शीतलता रहती है, ये देखना सिखाना चाहिए। जब हम खेलते हैं तब आनंद आता है, यह एक बात है, और पसीना निकलता है तो शरीर की आंतरिक शुद्धि भी होती है। इस प्रकार आसपास की वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं की ओर सर्व आयामों में देखना सीखना चाहिए। यही बात अपने व्यवहार को भी लागू होती है। अपने छोटे या बड़े व्यवहार का किन किन लोगों पर कैसा प्रभाव होता है, यह प्रभाव अच्छा होता है कि नहीं और हमें अच्छा प्रभाव चाहिए कि नहीं, इसका विचार करना सीखना चाहिए। वस्तुओं की रचनाएं कैसी हैं, घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, पशु पक्षी प्राणी वृक्ष वनस्पति कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे कौन से व्यवहार का उन पर कैसा प्रभाव होता है, इसका निरीक्षण करना सीखना चाहिए। संक्षेप में उनका व्यवहार का अनुभव का निरीक्षण का क्षेत्र व्यापक बनाना चाहिए और उनका परस्पर तथा अपने साथ संबंध जोड़ना सिखाना चाहिए। ऐसे करने पर यदि रुचि निर्माण होती है तो फिर वे स्वतः ही
यह सब करने लगते हैं। ऐसा होते हुए देखने के बड़ों का सद्भाग्य होता है। 7वां, 15-16 वर्ष के किशोरों के प्रेरक उदाहरण। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे तब वे 15 वर्ष के थे। इस आयु में उन्होंने ताड़ का वध किया और राक्षसों का संहार किया। वे विश्वामित्र ऋषि की हर प्रकार से सेवा करते थे। अगला, 16 वर्ष के कृष्ण ने चाणूर नामक मल्ल का और अत्याचारी कंस का वध किया था। मार्कंडे को भगवान ने 16 वर्ष की आयु दी थी, परंतु 16वें वर्ष उसने ऐसी तपचर्या की कि भगवान ने उसे चिरंजीवी बनाया। आज भी वह जीवित है। शिवाजी महाराज ने अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की, तब उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने कर उसमें प्रवेश किया और 6 महारथियों के साथ अकेले युद्ध किया, तब उसकी आयु भी 16 वर्ष थी। वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यह आयु जीवन के सभी क्षेत्रों में शौर्य और पराक्रम को जागृत करने की है। इस ध्यान में रखकर माता पिता तथा शिक्षकों का उनका साहस, आत्मविश्वास, निर्भयता, चुनौतियों में दो हाथ करना की प्रबल इच्छा, विजिगीषु मनोवृत्ति जगाने की आवश्यकता है। उनकी शक्तियों प्रवृत्तियों को इस ओर मोड़ने से नियमन, संयम, नियंत्रण सहज संभव बनते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो वृत्तियों से भटकने का और बिखरने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। 8वां है, किशोर अवस्था में विद्यालयीन शिक्षा कैसी हो। विद्यालयीन शिक्षा में ये माध्यमिक शिक्षा है। यह शिक्षा की पद्धति प्राथमिक शिक्षा से भिन्न होनी चाहिए। इसमें जानकारी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए, साथ साथ ही उसमें थोड़ी बहुत जटिलता भी होनी चाहिए। इसमें अपने मौलिक प्रतिभावों के लिए भी अवसर होना चाहिए। करके देखो, करके दिखाओ, योजना करो, ऐसी बातों का समावेश भी होना चाहिए। समस्या का हल खोजने की चुनौतियां भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अहमदाबाद के कन्याकुमारी जाना है तो कितने मार्गों से जाया जा सकता है। अहमदाबाद से कन्याकुमारी जाना है तो कितने मार्गों से जाया जा सकता है, इसका विस्तार से विचार करना, साधक बाधक पद्धति से विचार करना एक अच्छी चुनौती है। विश्व में ऐसे कितने और कौन से देश हैं जिनकी जनसंख्या और क्षेत्र भारत के मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु से कम है, इसकी जानकारी एकत्र करने का प्रकल्प दिया जा सकता है। कहीं भूकंप आया है तो हम किस प्रकार से वहां सहायता कर सकते हैं, उसकी योजना बनाने का काम, उस योजना के अनुसार काम करने को भी बताना है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण प्रकल्प किशोर आयु के छात्रों के लिए होने चाहिए। इससे इनकी निरीक्षण की क्षमता का तो विकास होता ही है, साथ ही साथ समाज और संस्कृति की वास्तविक स्थिति का परिचय भी होता है। समाज के प्रति दायित्वबोध होने की दिशा में ये पहला चरण है। 9वां, किशोर अवस्था में कुटुंब में शिक्षा। बाल अवस्था में जो बातें बड़ों के साथ रहकर उनके साथ करते करते सीखी थी, उन्हें अब स्वतः अपने उत्तरदायित्व से पूर्ण रूप से कुशलता पूर्वक करना किशोरों से अपेक्षित है। वे जो काम करेंगे उन पर निर्भर रह सकते हैं, ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए। यह बड़ा कठिन प्रकरण होता है, यह बड़ों को जानना चाहिए, परंतु इस प्रकार की कुशलता और पूर्णता तक किशोरों को पहुंचाने का काम बिना क्रोध किए परंतु आग्रह और निग्रह पूर्वक करवाना ही चाहिए। किसी बात को छिपाना नहीं, घुमाना नहीं, दीर्घ सूत्री बनाना नहीं, ये मानसिकता आवश्यक है। असत्य नहीं बोलना, अनीति नहीं करना और झूठे वादे नहीं करना, बोला हुआ किसी भी स्थिति में करना, झूठा भरोसा देना नहीं, ये मूल्य शिक्षा है। स्त्री पुरुष संबंध को लेकर जितने भी निर्बंध बताए गए हैं उनका पालन कठोरता से करना चाहिए। इसका पालन करने का लाभ और पालन नहीं करने में से हानि आगे ग्रस्त आश्रम में दिखाई देती है। शील रक्षा और चरित्र विकास है। इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा और स्तुति, उत्सवों का आयोजन और अतिथि सत्कार व्यक्ति को अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से, अपने समाज से संबंध जोड़ने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार स्वदेशी और प्राकृतिक पदार्थों का आग्रह राष्ट्र और सृष्टि के साथ व्यक्ति का संबंध जोड़ने में सहायक होते हैं। 10वां, व्यायाम और योगाभ्यास।
108 सूर्य नमस्कार, योग के कठिन आसन, 40 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, 20 किलोमीटर की दौड़ आदि 15 वर्ष के किशोरों के लिए असंभव नहीं होना चाहिए। 10 व्यक्तियों का भोजन बनाना, पापड़ या अचार बनाना, नई पाककृति तैयार करना 15 वर्ष की किशोरी के लिए असंभव नहीं होना चाहिए। आज ये पढ़कर आश्चर्य और अविश्वास होता है। व्यायाम और योगासन शारीरिक बल का पक्ष है, परंतु मानसिक और बौद्धिक बल हेतु इस अवस्था में यम, नियम और प्राणायाम की और विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि से विद्यालय को विचार करना चाहिए और माता पिता को मार्गदर्शन करना चाहिए। व्यायाम और योगा अभ्यास को यदि सेवा के साथ जोड़ा जाए तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। कुटुंब से लेकर समाज की सेवा तक इसका विस्तार हो सकता है। केवल एक बात से बचने की आवश्यकता है। आजकल सभी बातों के साथ स्पर्धा को जोड़ा दिया जाता है। लगता है ऐसा कि स्पर्धा जीतने के आकर्षण से लोग अभ्यास करेंगे, परंतु परिणाम यह होता है कि स्पर्धा ही मुक्त हो जाती है और व्यायाम, आसन आदि स्पर्धा जीतने के साधन बन जाते हैं। इससे बचने हेतु स्पर्धा से दूर रहना चाहिए। 11वां, ज्ञानात्मक अपेक्षाएं। आपके 15 वर्ष के पुत्र और पुत्री को क्या इतना आता है? पहला, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक गाना आता है? क्या उसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसका अल्प सा ज्ञान है? क्या हमारे वेद, उपनिषद आदि प्राचीन शास्त्र ग्रंथों के नाम उन्हें परिचित हैं? क्या उन्होंने ये ग्रंथ देखे हैं? क्या उनके बारे में वे थोड़ा बहुत जानते हैं? क्या बोलचाल की सरल संस्कृत भाषा को वे जानते हैं? क्या उन्हें 1 से 30 तक के पहाड़े याद हैं? क्या उन्हें अपनी मातृभाषा शुद्ध रूप में बोलनी आती है? क्या वे 2 आंकड़ों का जोड़ मौखिक कर सकते हैं? क्या वे भारत के 10 सम्राटों को पहचानते हैं? उनका समयानुक्रम वे जानते हैं? क्या उन्हें 9 ग्रह, 12 भारतीय महीने, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के नाम से परिचित हैं? क्या वे भारत की 10 बड़ी नदियों और 5 पर्वतों के नाम से परिचित हैं? क्या वे जानते हैं? क्या भारत की मान्य भाषाओं के नाम जानते हैं? क्या उन्हें पहनावा और रूप रंग देखकर ये किस राज्य के लोग हैं ये पहचानना आता भी है? क्या वे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जानते हैं? क्या वे गा सकते हैं? क्या वे साधारण सा अभिनय कर सकते हैं? क्या उन्हें सुंदर अक्षरों में शुद्ध भाषा लिखनी आती है? विचार करें। क्या आपको लगता है कि ये सब उन्हें आना चाहिए? यदि उन्हें आता है तो आप बधाई के पात्र हैं, और नहीं आता तो क्या करना है इसका विचार करना चाहिए। व्यावहारिक अपेक्षाएं। आपके 15 वर्ष के पुत्र या पुत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है उन्हें बाजार से अनाज, फल, सब्जी, साग भाजी, मसाले की गुणवत्ता परख क्रय कर लाना आना चाहिए? क्या आपको लगता है उन्हें कपड़े और जूते गुणवत्ता और मूल्य परख कर खरीदना आना चाहिए? क्या आपको लगता है उन्हें घर पर 1 मास का बजट बनाना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की अथवा गुजरात के द्वारिका से असम के कामाख्या मंदिर तक की यात्रा का मार्ग देखकर आरक्षण करना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें जन्म दिवस की अथवा अन्य किसी आनंददायक प्रसंग का कम से कम व्यय में सुंदर तरीके से मौलिक आयोजन करना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें लोगों का भोजन मेन्यू तैयार करवाना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और कपड़े धोना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें 2-3 दिन माता पिता के बिना अकेले रहकर घर चलाना, अतिथि सत्कार करना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें बिना मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के बिना 24 घंटे आनंद में बिताना आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उन्हें पूजा करना, यज्ञ करना, पूजा घर का सुशोभन करना आना चाहिए? आपके इन सब बातों के संबंध में क्या विचार है? इस पर निर्भर है कि उन्हें यह सब करना आए कि नहीं, अच्छे लगे कि नहीं। 13वां, सांस्कृतिक अपेक्षाएं क्या हैं? क्या आपकी 15 वर्ष की संतान के बारे में निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वे पर्यावरण का ध्यान रखकर अपना निजी उपयोग की वस्तुओं का चयन करते हैं? वे आतंकवाद, हिंदू तत्व का विरोध, देश के आर्थिक संकट
तथा असांस्कृतिक जैसे प्रश्न के बारे में सजग हैं। वे राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं के अंतर को समझते हैं। वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और उसमें अपना भी योगदान हो, ऐसा करेंगे। वे स्वदेशी के आग्रही हैं। वे भारत को जानते हैं। वे हिंदुत्व के बारे में जानना चाहते हैं। वे देश और दुनिया की वर्तमान सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति से अवगत हैं। वे भारत स्वाधीन, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बने, इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। वे यात्रा करके देव दर्शन करना चाहते हैं। वे युवा राष्ट्र की धरोहर और राष्ट्र सर्वोपरि जैसे नारों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उन्हें अपनाना चाहते हैं। वे कहीं पर भी यूरो, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकाई में भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार के सेवा क्षेत्र में सक्रियता पूर्वक जुड़ सकते हैं। वे सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में सजग हैं, अच्छी और बुरी रूढ़ियों को परख सकते हैं और बुरी को छोड़ना और अच्छी को अपनाना चाहते हैं। वे देश के बारे में चर्चा विचार करते हैं। हमें लगता है कि अभी तो वे छोटे हैं और ये पहलू बहुत भारी हैं, तो परंतु ये पहलू उनके जीवन विकास की दिशा और स्वरूप तय करेंगे। ये पहलू आने वाली युवा अवस्था के लिए सही प्रस्थान बनेंगे। इस बात पर माता पिता विचार करें। 14वां, व्यवसाय निश्चिति के अनुरूप शिक्षा। व्यवसाय के दो आयाम हैं। एक है अर्थार्जन हेतु किया जाने वाला कार्य और दूसरा है जीवन कार्य। भारतीय परंपरा में चाहे अर्थार्जन हो चाहे जीवन कार्य, दोनों के लिए संदर्भ के रूप में समष्टि और सृष्टि की सेवा ही है। दोनों आत्मनो मोक्षार्थे जगदिताए अर्थात जगत के हित करने के माध्यम से स्वतः का कल्याण करना ही है। व्यक्ति की प्रकृति का परीक्षण कर उसे व्यवसाय को निश्चित करने की परंपरा भारत में परापूर्व हो रही है। समस्त परिवार का एक ही व्यवसाय होता है, यह व्यवस्था भी भारत में पहले से ही रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में एक व्यवसाय रहता है, यह भी भारतीय व्यवस्था रही है। अभी 3-4 पीढ़ियों से यह व्यवस्था बिखर गई, खंडित हो गई है, इसलिए हर पीढ़ी में व्यवसाय स्वतंत्र रूप से निश्चित करना पड़ रहा है। यदि किशोरों के लिए परिवार व्यवसाय करने की सुविधा है तब तो वही करना चाहिए। यदि नए से निश्चित करना है तो 10 वर्ष की आयु में निश्चित हो जाना चाहिए और 15 वर्ष की आयु में उस व्यवसाय के सारे कौशल बारीकी से सीख लेने चाहिए। व्यक्ति को चाहे नौकरी करनी हो, मजदूरी करनी हो, स्वामित्व युक्त व्यवसाय करना हो, उसे उत्पादक व्यवसाय अथवा सेवा के व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अर्थार्जन की प्रवृत्ति को उस व्यवसाय के अनुरूप बनाना चाहिए। 15वां, पुत्र और पुत्री की समानता का तात्पर्य क्या है। स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य हैं, दोनों परमात्मा के अंश हैं, दोनों को शरीर की संपदा, हृदय संपदा, बुद्धि संपदा समान रूप से प्राप्त हुई है। अतः स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों का समान महत्व है। परंतु स्त्री और पुरुष दो भिन्न जातियां हैं। दोनों का स्त्री और पुरुष के नाते प्रयोजन भिन्न है, जीवन कार्य भिन्न है। दोनों भिन्न होने पर भी समान हैं, समान होने पर भी भिन्न हैं। समझ गए? पुरुष और स्त्री दोनों अलग जातियां हैं, दोनों का स्त्री और पुरुष के नाते प्रयोजन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जीवन कार्य भी भिन्न भिन्न है। भिन्न होने पर भी ये समान हैं। दोनों सर प्रकार की संपदा भिन्न भिन्न पद्धति से, भिन्न भिन्न स्वरूप से व्यक्त होती हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जो स्त्री कर सकती है परंतु पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष कर सकता है परंतु स्त्री नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि स्त्री पुरुष की इस भिन्नता और समानता को समझें, उसका स्वीकार करें और उसका आदर करें। हर किशोरी की को अच्छी स्त्री बनने की और हर किशोर को अच्छा पुरुष बनने की प्रेरणा दें और उसी के अनुकूल उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। स्त्री के लिए पुरुष या पुरुष के लिए स्त्री आदर्श नहीं है। वर्तमान समय में ये बात बहुत कठिन बन गई है। स्त्री को अपने आप को सिद्ध करने के लिए पुरुष जो भी कुछ करता है वह सब करना पड़ता है। स्त्री इसे स्वीकार कर लिया है और हर क्षेत्र में पुरुष को मात देकर वे अपने आप को सिद्ध कर रही है, परंतु ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक घाटा है। सुज्ञ जनों को इसका विचार कर उचित मार्ग निकालने की आज आवश्यकता है। 16वां, शिक्षा में समानता और अंतर। स्त्री और पुरुष समान भी हैं
और उनमें अंतर भी है। उनके अनुरूप उनकी शिक्षा में भी समानता और भिन्नता होनी चाहिए। किन बातों में समानता और किन बातों में भिन्नता, इसका विचार सम्यक रूप से करना चाहिए। ऐसा विचार करने में शास्त्र परंपरा, हमारी अपनी बुद्धि और वर्तमान संदर्भ हमारी सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक और बौद्धिक विषयों में स्त्री और पुरुष का लेश मात्र अंतर नहीं है। दोनों समान रूप से शास्त्रों का अध्ययन और शस्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्तर पर दोनों में अंतर होना स्वाभाविक और अपेक्षित है। गृहिणी गृह मुच्यते अर्थात गृहिणी मूर्तिमंत गृह है। इस कथन के अनुसार कुटुंब का संचालन स्त्री को करना है और उस कार्य में सर्व प्रकार की सहायता और रक्षा पुरुष को करनी है। दोनों की एकात्मता दोनों के लिए समान साधना का विषय है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए स्त्री की रक्षा करना, उसे आदर और सम्मान देना संपूर्ण समाज का दायित्व है। उसकी रक्षा करने के निमित्त से उसे दबाना, उसे वश में रखना, दासी मानना, उसे विवश बनाना असंस्कृत पुरुष और असंस्कृत समाज का लक्षण है। स्त्री पुरुष समानता, स्त्री के अधिकार, स्त्री मुक्ति आदि के पाश्चात्य विचारों से स्त्री पुरुष की, कुटुंब की और समाज की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। सूज्य जनों का इस और ध्यान जाना चाहिए। 17वां, पति पत्नी हेतु एक जीवन कार्य का नियोजन। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी एकात्म संबंध की कल्पना की गई है, अतः दोनों की शिक्षा, दोनों का जीवन कार्य एक होना अपेक्षित है। किशोर और किशोरियों का विवाह तो हुआ नहीं, ऐसी स्थिति में पति पत्नी का एक जीवन कार्य और उसकी पूर्व तैयारी कैसे संभव हो, इस प्रश्न पर विचार करने के दो तरीके हैं। एक यह है कि किशोरी को उसकी रुचि और क्षमता के अनुरूप शिक्षित और कुशल बनाकर उसके अनुरूप वर की खोज करना, अथवा अभी से वर और वधू निश्चित कर दोनों का सम्यक शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना। सुनते ही अनेक लोगों का नकार होगा, परंतु थोड़ा शांति से विचार करने पर व्यवहारिकता, सुगमता और निश्चिंतता का भी प्रत्यय आएगा। ये जो तलाक है, ये घर में निभ नहीं रही है, उसकी मेंटली अलग है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अगर हम पहले से निश्चित करके और उनके अनुकूल शिक्षा और उनके जैसा ही व्यवहार वाले को अगर हम करेंगे तो ये सब समस्याएं खत्म होगी। और जो ये लोग नकार रहे हैं आज, उनको विचार करना चाहिए। थोड़ा शांति से विचार करने पर उन्हें व्यवहारिकता और सुगमता और निश्चिंतता का भी प्रत्यय आएगा। अपने घर में कैसी वधू आनी चाहिए, उसकी और अपनी कन्या के लिए कैसा वर और घर चाहिए, इसकी चर्चा मुक्त रूप से घर में होनी चाहिए। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप किशोर और किशोरी के मानस तैयार होते हैं। वे अपने आप को कुटुंब और संदर्भ में देखना आरंभ करते हैं। वे अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास भी करते हैं। इस संदर्भ में विवाह योग्य आयु की चर्चा भी घर में होने की आवश्यकता है। इसी से मानस संस्कारित होता है और बुद्धि समयक रूप से स्थितियों को समझने लगती है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से उलझे हुए प्रश्न सुलझने लगते हैं। 18वां, किशोर किशोरियों की रक्षा। किशोरों को स्त्रीण वृत्ति से बचाने के लिए आवश्यक है कि नख रखना, श्रृंगार द्रव्यों का प्रयोग करना, रंगीन कपड़ों का प्रयोग करना, केशभूषा का आकर्षण होना, अलंकार धारण करना किशोरों को शोभा नहीं देता। दूसरी ओर लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़कों जैसी आकांक्षा रखना लड़कियों में प्रचलित हो रहा है, यह उन्हें शोभा नहीं देता। इससे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का सम्यक विकास अवरुद्ध होता है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें इन्हें परावृत्त कराना चाहिए। किशोर किशोरियों को मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर से बचने की आवश्यकता है। दुपहिया चौपहिया वाहनों के बेतहाशा प्रयोग से बचने की आज आवश्यकता है। इससे मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का क्षरण होता है, चित्त तंत्र अव्यवस्थित होता है। किशोर किशोरियों को अनुचित और हानिकारक आहार की आचरणों से बचने की आज आवश्यकता है। कुछ भी खाना, कैसा भी खाना, कभी भी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्रिय मनोरंजन, श्रम और उत्पादक कार्यों का अभाव उनकी चित्तवृत्तियों को मलिन बनाता है, अतः इन्हें आलस्य और निष्क्रियता से बचने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में किशोर और किशोरियों को स्वतंत्रता के नाम पर अनाथ जैसा बना दिया है। इस स्थिति को परिवर्तित कर उनके विकास में रुचि लेकर उन्हें उचित रक्षण और मार्गदर्शन देना चाहिए। 19वां, कुटुंब जीवन का परिचय।
भारतीय समाज व्यवस्था की मूल इकाई है कुटुंब। यह संपूर्ण सृष्टि कुटुंब भावना से रक्षण और पोषण प्राप्त करती है और सुख और प्रसन्नता का अनुभव करती है। इस कुटुंब व्यवस्था का सम्यक परिचय किशोर किशोरियों को देना चाहिए। इस दृष्टि से कुटुंब की रचना कैसे होती है, कुटुंब का विस्तार कैसे होता है, अपने सकन सगे संबंधी किन्हें कहते हैं, कुल गोत्र वंश क्या है, वंश परंपरा क्या है, इष्ट देव कुल देव आदि क्या हैं, कुटुंब के सदस्य के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं आदि बातों की शिक्षा किशोर किशोरियों को देनी ही चाहिए। कुल परंपरा को आगे बढ़ाना, कुलाचार को अपनाना, कुलाचार को अपनाना, कुल देवता की पूजा करना आदि हमारे कर्तव्य हैं। यह बात उन्हें जाननी चाहिए। कुल के संस्कार, कुल का यश, कुल की प्रतिष्ठा हमारे लिए गौरव का विषय है और हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये बात उस मानस में बैठनी चाहिए। पूर्वजों का परिचय, पितरों का ऋण और उस ऋण को चुकाने की वृत्ति और क्षमता को प्राप्त कराना पंचयज्ञ हमारा सामाजिक दायित्व है। इसकी समझ हमारा जीवन तुच्छ बातों के पीछे लगने के लिए नहीं है, अपितु धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु है। इसकी प्रतीति इन्हें होनी चाहिए। इससे उन्हें जीवन की महत्वता और अपने लिए गौरव का भाव जागृत होता है और होगा। इस अवस्था के केवल 3 वर्ष होने पर ही संक्रमण काल की दृष्टि से इसका महत्व अनन्य साधारण है। 20वां, स्वतंत्रता की दहलीज पर उनके अनेक प्रकार के संयम, कठोर नियम, श्रम, नियम, नियंत्रण आदि से निकलकर किशोर किशोरी 15 वर्ष के होते हैं। अब उन्हें स्वयं छोटे हैं या बड़े हैं ऐसा संभ्रम नहीं रहता। वे बड़े हैं और लोग भी उन्हें बड़े ही मानते हैं। अब उनकी चाह है स्वतंत्रता की। अब वे स्वतंत्र होने के लिए योग्य भी हुए हैं। जीवन और जगत के बारे में वे सजग भी हुए हैं। विचार करने की क्षमता विकसित भी हुई है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही है। पूर्ण विवेक जागृत होना अभी शेष है, परंतु दायित्व बोध जागृत हुआ है। उनके प्रकार की कुशलता का विकास हुआ है। जीवन कार्य की दिशा निश्चित हुई है। माता पिता को अपनी संतानों के विषय में गौरव की अनुभूति हो सके इतनी योग्यता प्राप्त हुई है। कुल की परंपरा का ये आगे बढ़ाएंगे ऐसा विश्वास प्राप्त हुआ है। कुल का यश भी बढ़ाएंगे ऐसा भी विश्वास प्राप्त हुआ है। घर के प्रतिनिधि के रूप में वे समाज में जा सकेंगे ऐसा अनुभव भी हुआ है। नियम, संयम, सदाचार, शिष्टाचार सहज हुए। उनके पालन के लिए अब नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को भी अब लगता है कि अब तक किए हुए लालन और ताड़न का सुफल अब मिला है। अब वे बड़ों से बात करने में, व्यवहार करने में सहज हुए हैं। आगे के जीवन के संबंध में वे सपनशील बने हैं। जीवन विषयक विधायक और उत्साहपूर्ण अभिगम बना है। ताड़नक्षम किशोर अवस्था, अध्याय 4 समाप्त। इति शुभम।